दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं। आज जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं, इस वीडियो का मकसद मेरा है कि 2025 में जिनको यूपीएससी का मेंस देना है, 2025 के लिए जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो मेरा उनके लिए है। क्योंकि मेरे मेंस का जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, उस पर एक कमेंट आया था। ये प्रीति जी हैं, ये कहाँ से कमेंट की है ये तो मुझे नहीं पता है। तो मुझे लगा कि एसएमएस में जवाब देने के बजाय ये बहुत लोगों की समस्या होगा, तो उनके लिए एक वीडियो ही बना देना चाहिए था कि 2025 में जो लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको क्या अभी से स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए थी मेंस के लिए, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए थी। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बुक कौन सी उनको फॉलो करनी चाहिए थी और उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए थी। तो आप देख सकते हैं, ये प्रीति जी हैं, कमेंट है उनका कि थैंक यू सर जी। सर जी, मैं 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगी, क्या मैं अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकती हूँ क्या। ये कमेंट आप देख सकते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि मुझे लगा कि एसएमएस में इसका जवाब देने से अच्छा है कि एक वीडियो बना दिया जाए इस पर, ताकि कुछ और लोगों को इनका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम अब बात करते हैं इस कमेंट के बारे में। और 2025 में जो आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको क्या तैयारी करनी चाहिए थी, ठीक है, और बुक लिस्ट क्या आपका होना चाहिए था। अब हम उस विषय पे बात कर रहे हैं। चलिए, आज हमारा जो डेट है, आज है 30 मार्च, ठीक है, 2024। हम 24 में आज बैठे हुए हैं। और एग्ज़ाम जो आपका होगा नेक्स्ट ईयर 24 का, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो एग्ज़ाम शायद आपका मई में ही एग्ज़ाम हो। क्योंकि इस बार भी जो यूपीएससी का प्रीलिम्स था वो 26 मई को था, बट लोकसभा चुनाव के कारण अब 16 जून कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके पास दिसंबर 2024 तक आप मेंस का तैयारी कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर के बाद जैसे ही आप जनवरी 2025 में इन करेंगे, नववर्ष के बाद आपको प्रीलिम्स का तैयारी करना पड़ेगा। जिनको यूपीएससी 2025 में अटेम्प्ट करना है, उनको फिर 2000 जनवरी से प्रीलिम्स का तैयारी यूपीएससी का करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप समस्या में फंस सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप मार्च से आप देखिए दिसंबर तक, तो आपके पास 10 मंथ का टाइम होता है। ठीक है, 10 मंथ्स का टाइम होता है। और 10 मंथ्स में अगर आप यूपीएससी के पेपर को डिवाइड करें, तो एक ऐसे का हो गया और 4 जीएस हो गया। तो एक ऐसे हो गया, ठीक है, 4 पेपर जीएस हो गया और एक पेपर ऑप्शनल हो गया। इसमें 2 पेपर होता है, तो उसको हम 2 मान लेते हैं, 1 ऑप्शनल का और फिर 2 ऑप्शनल का, 2 पेपर हो गया। तो अब देखिए कितना हो गया, 1 2 4 2 6 1 7 पेपर का आपको मेंस का तैयारी करना है। 7 पेपर्स तो आपको मेंस के लिए तैयार करना पड़ेगा ना। और मंथ कितने बचे आपके पास, 10। मतलब क्या कि 1 महीना से थोड़ा सा अधिक समय आप दे सकते हैं। और इसमें से हम 1 मंथ को कैंसिल कर देते हैं। आप कहेंगे सर 1 मंथ आप क्यों कैंसिल कर रहे हैं। क्योंकि भाई बीच दुर्गा पूजा आएगा, दीपावली आएगा, छठ आएगा, कभी संडे आएगा, कभी आपका पढ़ने का इच्छा नहीं किया, तो 10 महीना तो देखने के लिए टाइम है ना। 1 महीना तो कम से कम इसमें बीत जाएगा। तो टाइम बचता आपके पास 9 मंथ्स। अब 9 मंथ में आपको 7 पेपर तैयार करना है। तो ये टाइम जो है एकदम राइट टाइम है, आप मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए यदि आपको 2025 में देना है। तो ये देखिए, हमने एकदम लॉजिकल बात की है। यही आप मेंस आंसर राइटिंग का तैयारी करें, तो किसी भी आंसर को ऐसे लॉजिकल करें यार। कहानी से काम नहीं चलता है, लॉजिक होना चाहिए था। तब जाके, जैसे देखिए हमने लॉजिकल बता दिया कि इस समय परफेक्ट टाइम क्यों है। यदि आप विलंब करते हैं तो आप लेट हो जाएंगे, समझ गए। तो जिसको भी 25 में देना है, आप अभी से मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस का मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, किताब पढ़ना नहीं, ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और फिर से हम आपको बता दें कि मुखर्जी नगर के फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। फर्जी मॉडल उत्तर से आपका मेंस आंसर राइटिंग कभी भी सही होने वाला नहीं है। आप जिस शहर में भी रह रहे हैं, आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आप जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमें से जुड़िए, लेकिन आप जिस टीचर से भी करना चाह रहे हैं, लॉजिकल आंसर लीजिए, डिबेट डिस्कशन से आंसर लीजिए, करंट से आंसर को जोड़ने के लिए सीखिए। मॉडल उत्तर में ये सब चीज़ नहीं होता है, ठीक है। और ये प्रयास यदि हमारा आपको अच्छा लगता हो,
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऑनलाइन ऑफलाइन मोड यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो समझ गए एकदम लॉजिकल कि आपको इस समय मेंस का तैयारी क्यों करना चाहिए था। अब आइए हम बुक पे आते हैं कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए थी इस समय मेंस की तैयारी के लिए, कौन सी बुक। तो हर आदमी का ऑप्शनल अलग अलग होता है, तो हम ऑप्शनल की चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बट जीएस में आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए थी हम वो आपको डिस्कस कर देते हैं। यदि आप मोटा मोटा पेपर 1 ले, जो जीएस पेपर हमारा 1 है, ऐसा का तो कोई बुक नहीं आती है, और ऐसा का यदि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। ये ओपनली हम आपको बता रहे हैं, यदि मार्केट में निबंध की बहुत सारी बुक आती है, उस बुक को यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़े वाले मूर्ख हैं, क्योंकि बुक से कभी ऐसा नहीं लिखा जाता है। ऐसे आपका प्रैक्टिकल अनुभव होता है, आपके समाज से जो आप अचीव करते हैं और वो ऐसे होता है, विभिन्न सब्जेक्टों से जो आप ज्ञान लेते हैं वो ऐसे होता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल के बारे में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा तो आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा कि राष्ट्रपति का प्रावधान इस आर्टिकल में है, राज्यपाल का प्रावधान इस आर्टिकल में है, ये विद्रोह 1857 के बाद विद्रोह यहाँ हुआ था। लेकिन ऐसे में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और फिर से हम बता रहे हैं, अगर ऐसे आप किसी बुक्स तैयार कर रहे हैं तो आप प्रचंड वाले मूर्ख हैं। चलिए पेपर 1 की हम बात कर लेते हैं, जो जीएस वाली है। इसमें अगर हम देखें तो हिस्ट्री सेक्शन आता है, ठीक है, दूसरा ज्योग्राफी सेक्शन आता है, और तीसरा सोसाइटी का सेक्शन आता है। 3 सेक्शन आता है, मोटा मोटा हम 3 सेक्शन लेते हैं। तो अब सवाल आता है कि हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए थी। निश्चित रूप से एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए थी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एनसीईआरटी यार वो फिर 6 वाले काम मत करना यार, ठीक है। 6 वाला एनसीईआरटी उन्हें पढ़ने के लिए कहा जाता है जो जिनको 11th और 12th की एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है। बाकी 6 वाली पुस्तक में जो बात लिखी होती है वो सभी बातें 11th 12th वाली पुस्तक में लिखी होती है। यदि आपको 2026-27 में देना हो तो आप 6 से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर सकते हैं, लेकिन यदि 2025 में आपको देना हो तो आप देख चुके हैं कि आपके पास समय नहीं है। अगर आप उतने बुक के जंजाल में पढ़ेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपके लिए बाद में कि यार ये तो सिलेबस हमारा समाप्त ही नहीं हो रहा है। तब फिर लास्ट में लोग शिकायत करते हैं कि यार सिलेबस समाप्त नहीं हो रहा है, क्या करें। ऐसे ही लोग शिकायत करते हैं जो बुक को प्रिस्क्राइब करके नहीं पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, 11th और 12th का पढ़ लीजिए, कोई डाउट नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एक कोई अच्छी बुक जैसे एस चंद्र की बुक आती है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है, बिपिन चंद्रा की बुक आती है, आप उनको इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक बुक आप पढ़ लीजिए। हाँ, उसके साथ आप प्रीवियस ईयर PYQ को तो आप नहीं छोड़ेंगे। अगर आप PYQ छोड़ दिए तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि PYQ का डिस्कशन कराते हैं। यार PYQ ना ओरिजिनल यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये टेस्ट सीरीज का घटिया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, कि जो आदमी कभी पीटी क्वालिफाई नहीं किया वो टेस्ट बना रहा है, पता चला कि आप वहाँ जा रहे हैं आंसर में लिख रहा अच्छा प्रयास, उससे नहीं होगा। PYQ होना चाहिए था। बिहार पीसीएस का PYQ ले लीजिए, यूपीएससी का PYQ ले लीजिए, यूपी पीसीएस का ले लीजिए, किसी अदर स्टेट पीसीएस का भी ले लीजिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यूपीएससी का ही लीजिए। स्टेट पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छे पूछा जाता है, उसकी भाषा बहुत अच्छी होती है, तो आप उस क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस कर। सपोज कीजिए आपको आंसर स्टार्टिंग में यूपीएससी का आंसर आप नहीं लिख पाते हैं तो आप स्टेट पीसीएस का ले लीजिए। अगर स्टेट पीसीएस का भी आंसर आप नहीं लिख पाते हैं, आप एनसीईआरटी कोई बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के बैक में लास्ट में प्रश्न दिया रहता है, आप उस प्रश्न का अभ्यास कीजिए। पहले आप उस प्रश्न का अभ्यास कीजिए, फिर आप स्टेट पीसीएस लिखना शुरू कीजिए, उसके बाद फिर आप यूपीएससी का आंसर क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। ये है तरीका। ठीक है, अब बात करें हम ज्योग्राफी के लिए क्या करें। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। 11th और 12th का आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 12th का इसमें भी। हाँ, अगर इसमें आपको 11th 12th की बुक समझ में नहीं आती है तो आप 9th 10th भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 9th 10th ज्योग्राफी के लिए पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी जो लिखी गई है बहुत अच्छे से लिखा गया है। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई भी बुक पढ़नी हो तो एक बुक आप कोई पढ़ लें, चाहे महेश वर्णवाल का बुक आप पढ़ लीजिए, वो भी ठीक ठाक बुक है। नहीं तो खुल्लर साहब की बुक आती है, मेरे पास है, मैं शायद कहीं रखा हुआ है, अभी मिल नहीं रही तो हम आपको दिखा देते। खुल्लर साहब की बुक आती है ज्योग्राफी की, आप उसे पढ़ लें, वो बहुत अच्छी बुक है। 12th एनसीईआरटी बेस बुक आती है, बहुत पतली। एक मोटी वाली खुल्लर की बुक आती है ऑप्शनल के लिए, वो बुक आपको नहीं पढ़नी है। एक पतली बुक आती है खुल्लर साहब की, वो बुक आपको पढ़नी है। उस पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी आधारित 12th क्लास। मुझे बुक मिल नहीं रहा है, नहीं तो हम आपको दिखा देते। ठीक है, तो वो आप खुल्लर साहब की बुक पढ़ लें, बहुत अच्छी बुक है खुल्लर साहब की। उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत की ज्योग्राफी दोनों बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है,
तो एनसीईआरटी और एक स्टैंडर्ड बुक खुल्लर साहब अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर बुक है खुल्लर साहब का। मेंस में और पीटी में बहुत आपका वो बुक काम रहेगा। इतनी मोटी बुक है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं। उसका किताब का नाम है खुल्लर, एनसीईआरटी आधारित, वो बुक ले लीजिएगा आप, ठीक है। फिर आता है हमारा सोसाइटी के बाद। तो यहाँ से जो सवाल आता है, ये एनसीईआरटी की बुक यहाँ भी अवेलेबल है, बट ये करंट से अधिक आता है, ठीक है। तो यदि आप मैगजीन वैगजीन पढ़ रहे हैं, डिबेट विबेट सुन रहे हैं, तो फिर वो आपका काम हो जाएगा, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये तो था हमारा पेपर 1 का। पेपर 1 का आप समझ गए। अब हम बात करते हैं पेपर 2 पे, ठीक है। चलिए, पेपर 2 हमारा जीएस का जो है पेपर 2। इस पेपर 2 में अगर हम मोटा मोटा देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्ट, तो हम यहाँ पे पॉलिटिक्स लिख देते हैं या संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। दूसरा आ जाता है आपको आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, और इस बीच में सिविल सेवकों की भूमिका, अन्य सारे शब्द आते हैं, प्लस जैसे एनजीओ की भूमिका, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें आता है। तो हम आईआर से जो भी क्वेश्चन आता है वो आप जानते हैं, वो करंट से, बिल्कुल करंट बेस्ड क्वेश्चन आता है आईआर। हाँ, ज्योग्राफी की कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे संविधान वाला पोर्शन सवाल आता है, और आप एनजीओ सवाल देखेंगे, लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका पे सवाल देखेंगे, अर्ध न्यायिक संस्था, ये सब दिया हुआ है। ये सारा का सारा पॉलिटिकल एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक बुक पढ़ लीजिए, सिर्फ एक बुक एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक आती है एनसीईआरटी की, संविधान का मूल सिद्धांत। उससे बेहतर बुक कोई नहीं है। संविधान की मूल सिद्धांत, इससे बेहतर बुक कोई नहीं है। तो एक एनसीईआरटी का आप वो पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी, ठीक है, संविधान का मूल सिद्धांत, एनसीईआरटी ये पढ़ लीजिए। और एक बुक आप और कोई पढ़ना चाहें तो एक बुक आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत। लेकिन आप लक्ष्मीकांत बाद पढ़ेंगे, पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ये 11th क्लास की संविधान का मूल सिद्धांत बुक बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। पहले आप इसको खत्म करेंगे, फिर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। और ये आप कहेंगे पीटी मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। और आईआर तो करंट होता है, जो सिविल सेवा की भूमिका होती है, ये सब करंट से ही पूछा जाता है। तो ये सेक्शन जो है इधर करंट का सेक्शन है। यहाँ के लिए आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो वो बहुत अधिक फायदेमंद नहीं होगा। करंट में जिस देश के साथ हमारा क्या संबंध चल रहा है, क्या रिश्ता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। अब देखिए G20 का सम्मेलन हुआ, क्वेश्चन G20 पे रेज कर दिया था, ठीक है। तो पेपर 2 आप समझ गए। अब हम बात कर रहे हैं, चलिए मोबाइल, पेपर 3। पेपर 3 की यदि हम बात करें तो पेपर 3 में क्या आता है? पेपर 3 में आता है, पेपर 3 में आता है आपको इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स आता है, प्लस यहाँ पे साइंस टेक आता है, ठीक है, साइंस एंड टेक ले लीजिए आप। उसके बाद आप डिजास्टर मैनेजमेंट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाता है आपको सुरक्षा, सिक्योरिटी का सवाल आ जाता है, सुरक्षा का सवाल आता है, सिक्योरिटी का सवाल आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया ये इसमें। और इसके बाद लास्ट आ जाता है इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, और इन्वायरमेंट भी ले लीजिए यहाँ पे, उसको भी क्यों छोड़े, इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है, तो आप देखिए प्रीलिम्स और मेंस में इकोनॉमिक्स में 2 टाइप्स है। एक टाइप्स ये है कि इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो पेपर पीटी का अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखें तो वहाँ पे कोर इकोनॉमी पूछा जाता है। पीटी में कोर इकोनॉमी पूछा जाता है, और मेंस में कोर इकोनॉमी का सवाल नहीं आता है। यहाँ पे बजट से सवाल आता है, जो बजट में चर्चा होगा, एग्रीकल्चर सवाल आता है, एमएसपी पे सवाल आता है, निवेश मॉडल पे सवाल आता है, ठीक है, ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर से सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको बुक बहुत अधिक हेल्प नहीं करेगा, एनसीईआरटी बुक यहाँ पे बहुत अधिक हेल्प नहीं करेगा। फिर भी आप 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, ठीक है। 11th और 12th का इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, अच्छे से लिखा हुआ है। और एक और कोई बुक आप पढ़ लेंगे, चाहे रमेश सिंह का या पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, आप रमेश सिंह का ही बुक पढ़ लीजिए, थोड़ा सा हेल्प आपको करेगा। बट लेकिन आप यहाँ पे पेपर 3 के लिए करंट से जितना अपडेट रहेंगे आपके लिए उतना बेटर रहेगा, क्योंकि करंट में जो सवाल चलता है पेपर 3 में क्वेश्चन वहीं से अधिक आता है। अब देखिए साइंस टेक कहाँ से पूछेगा, करंट से। डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ से, करंट से, क्योंकि हाल फिलहाल में जो डिजास्टर आया हुआ है, भूकंप आया हुआ है, या कि चक्रवात आया हुआ है, सुनामी आया हुआ है, सूखा आया हुआ है, अत्यधिक वर्षा है, जलवायु परिवर्तन है, तो सवाल यहीं से बनता है ना। तो ये क्या है,
ये बिल्कुल करंट का सवाल है, करंट का टॉपिक है। फिर हमारा आता है इन्वायरमेंट, ये सारा का सारा टॉपिक इन्वायरमेंट का ही था। साइंस टेक में भी, जैसे साइंस टेक में अगर सवाल कहाँ से, रोबोटिक्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, सवाल यही जाता है ना। तो ये हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट, आप समझ गए। और ये सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, जो सीमा सुरक्षा, तो चाइना भारत का चल रहा है, पाकिस्तान के साथ चल रहा है हमारा, म्यांमार हमारा नॉर्थ ईस्ट चल रहा है। तो ये सवाल यहाँ, तो ये सब सवाल है करंट से अधिक पूछता है। तो पेपर थर्ड जो है करंट ओरिएंटेड अधिक है। तो आप यहाँ से करंट के लिए आप जुड़े रहेंगे। अगर आप कोई भी मैगजीन पढ़िए, नहीं तो फिर आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। तो पेपर थर्ड आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर फोर की। जो हमारा पेपर फोर है, पेपर फोर में तो बिल्कुल इथिक्स है। पेपर फोर में क्या आता है, इथिक्स। तो इसके लिए एनसीईआरटी की ऐसी कोई बुक नहीं है जो स्पेशल इथिक्स के लिए लिखा गया हो, लेकिन फिर भी आप जो एनसीईआरटी की समाजशास्त्र की पुस्तक है, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसकी जो फिलॉसफी की पुस्तक है, एनसीईआरटी की 11-12 में फिलॉसफी की पुस्तक लिखी गई है, समाजशास्त्र की पुस्तक लिखी गई है, उसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे दर्शन शास्त्र होता है ना, फिर दर्शन शास्त्र की पुस्तक आती है, तो आप उसको 11th और 12th की उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। वो आपको थोड़ा बहुत मदद करेगा, बहुत अधिक मदद नहीं करेगा। तो फिर आप क्या करें इथिक्स के लिए, इथिक्स के लिए मार्केट से कोई भी एक बुक खरीद लीजिए। आप लेक्सिकॉन की बुक आती है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 सेक्शन है। इथिक्स में 2 सेक्शन से सवाल आता है। एक सेक्शन होता है थियोरेटिकल पार्ट, और एक सेक्शन आता है केस स्टडी। तो केस स्टडी जो पार्ट बी का होता है, वहाँ पे आपको कोई भी बुक हेल्प नहीं करेगा। वहाँ पे आपको करंट की जो केस स्टडी चलती है वो आपको हेल्प करेगा, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज हेल्प करेगा। हाँ, निश्चित रूप से पेपर वन में, सॉरी पार्ट वन में, जैसे करुणा क्या है, दया क्या है, एम्पैथी क्या है, सिंपैथी क्या है, यहाँ पे आपको डिफिनेशन पूछा जाएगा। आचार संहिता, आचरण संहिता में क्या अंतर है, तो वहाँ पे आप डिफिनेशन लिखने में बुक आपका हेल्प करेगा। बट पार्ट बी में आपको करंट से अधिक अपडेट रहना पड़ेगा। तो हम ये बता रहे, यहाँ पे लेक्सिकॉन की बुक आती है, आप लेक्सिकॉन का बुक पढ़ सकते हैं, या कोई भी इथिक्स का बुक मार्केट से आप ले लीजिए और उस बुक को आप रीड कर सकते हैं। नहीं तो 11th और 12th की दर्शन शास्त्र की किताब आती है, उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये और ये तो हमारा हो गया जीएस चारों पेपर का हम आपको बुक लिस्ट बता दिए। बहुत अधिक बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बहुत अधिक बुक के उलझन में पढ़ेंगे तो शायद आपके लिए समस्या खड़ा हो सकती है। हाँ, अगर कहीं कोई दिक्कत हो आपको तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, या कि सर इसके लिए मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए थी, ये समझ में नहीं आता है। मोटा मोटा इतना बुक आप समाप्त कर लीजिए। इतना बुक पे जब आपका ओवर कमांड हो जाएगा फिर आप हमसे बात करेंगे। जैसे हाँ, इसमें एक है बच्चा है आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री में सॉरी छूट गया था, तो हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक आती है। आप नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़ लीजिए, अच्छी बुक है, वो अच्छा काम करता है आर्ट एंड कल्चर के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और हम फिर से कहेंगे कि आप फर्जी मॉडल उत्तर के चक्कर में ना पड़े, आप उससे सावधान रहें। और अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगता हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब यहाँ पे आता है इंटरव्यू। देखिए, इंटरव्यू की तैयारी एक दिन में नहीं आती होती है, आपको निरंतर इंटरव्यू का तैयारी करते रहना पड़ेगा। जैसे अगर कहीं आप देखिए, नॉलेज सिर्फ बुक से नहीं आती है, बुक सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है। नॉलेज के 3 स्तर होते हैं, एक होता है नॉलेज, एक होता है इन्फॉर्मेशन, एक होता है नॉलेज, एक होता है विजडम। यूपीएससी जो अपना आंसर लिखवाता है वो विजडम के स्तर पर लिखवाता है। कि जैसे आप कभी कभी बहुत सारा क्वेश्चन आप देखते होंगे कि आपको लगता होगा कि यार हम ये किताब में तो कहीं मिलेगा ही नहीं इसका आंसर, क्वेश्चन पूछता है और आपका नोट्स धरा का धरा रह जाता है। तो आंसर कहाँ, वो विजडम के स्तर पर जाकर आंसर लिखना पड़ता है। तो विजडम कहाँ से आती है, बुक आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बुक आपको विजडम नहीं दे सकता है। उस इन्फॉर्मेशन को आप नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको आप विजडम में कन्वर्ट करते हैं अनुभव से। तो ये 3 चीज़ तो आप निरंतर इंटरव्यू का भी तैयारी करें। कहीं आप घूमने जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन किताब से मिलती है और घूमने से मिलती है। यदि आप मार्केट में घूमने जा रहे हैं तो आप देखिए वहाँ पे ट्रैफिक की कोई समस्या हो, कहीं कोई आदमी को, गरीब आदमी कोई मार रहा है, पुलिस कहीं ज्यादती कर रहा है, तो आप इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। और ऑब्जर्व अगर ऐसे करते हैं, सरकारी कोई पॉलिसी है, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है, तो उसका कोई ऑब्जर्वेशन है। अब यूपी में जैसे हत्या हो गई जेल में, या जो मर्डर हो गया, जो भी हो, हत्या हो या मर्डर हो या वो क्या कहते हैं प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल मृत्यु हो, वो अभी एक जांच का विषय है। तो ऐसे अगर जेल में कोई घटना घटती है, पुलिस उत्पीड़न होता है, तो इन सब चीज़ों को आप ना अपने लाइफ से जोड़ें और उसके साथ ये सोचें कि अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया इंटरव्यू तो हम क्या जवाब देंगे। तो आप ऐसे ही उसका जवाब तैयार रखें, तब आपकी इंटरव्यू की तैयारी होगा। आप कहेंगे कि हम पीटी क्वालिफाई करेंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे और जाके 2, 3, 4, 5 मॉक सेशन देकर हमारा इंटरव्यू का तैयारी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, आप हर सेगमेंट में
क्वेश्चन बनाने की कैपेसिटी डेवलप करें कि ये क्या इंटरव्यू में इससे क्या सवाल मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड बीता, तो क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में यूपीएससी हमसे क्या इंटरव्यू में पूछ सकता है, उसे हमें जवाब किस तरीका से देना पड़ेगा। तो ये आप अगर तैयार करते रहेंगे तो ये इंटरव्यू का सेक्शन आपका तैयार होते रहेगा और आप बहुत शानदार परफॉर्मेंस करेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर थोड़ा सा लापरवाही करते हैं तो, और अच्छा मार्गदर्शन अगर आपको नहीं मिलता है तो मार्गदर्शन भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, अच्छा मार्गदर्शन अगर आपको नहीं मिले और आप कितना भी मेहनत कर ले, क्योंकि दिल्ली में मैं संस्थान चलाता हूँ, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कोचिंग है यार, बहुत नामी कोचिंग आप जानते हैं, हिंदी माध्यम का बहुत नामी कोचिंग है, लेकिन सफलता कहाँ है, बहुत कम। क्यों नहीं हिंदी माध्यम का रिजल्ट हो रहा है? क्योंकि जो कोचिंग में टीचर पढ़ा रहे हैं ना यार, उसकी खुद क्षमता नहीं है क्वालिफाई के विद्यार्थी को करवा दे। अब हम आपके सामने भी पढ़ा रहे हैं, हम यूपीएससी क्वालिफाई, हमने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, हम यूपीएससी क्वालिफाई कम से कम आईएएस तो नहीं है, इतना तो पता है। तो हम भी तो उसी कोचिंग वाले के मारे हुए हैं ना यार, कि जिस समय हम तैयारी कर रहे थे हमें जो मटेरियल चाहिए, हमें जिस तरह गाइडेंस चाहिए, हमें नहीं मिला। तो इसीलिए तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, कम से कम जो छात्र अभी हमारे अनुज तैयार हो रहे हैं उनके साथ हमें इंटरेक्शन करना चाहिए था, वार्तालाप करना चाहिए था। इसीलिए हम ये मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं। और हमें वो गाइडेंस मिल गई होती हमारे उन टीचरों के द्वारा, तो हम आज आपके सामने एज एन आईएएस अधिकारी होते ना यार, एक टीचर के रूप में नहीं होते ना। तो मार्गदर्शक जो चुनिएगा, जो आपका मेंटर होगा, आप बहुत सोच समझ के चुनिएगा यार। ठीक, और विशेष करके हिंदी माध्यम वालों के लिए, क्योंकि आप एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, आपके पिताजी के पास इतनी अधिक संपत्ति भी नहीं होती है कि आप उसको लुटा दें, या कि अगर कुछ बर्बाद भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो संसाधन को बहुत समझदारी से और लॉजिकल तरीके से इस्तेमाल करें। और हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।